अस्पतालों के घेरे में आ गई है। अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बच्चे की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मृतक बच्चे के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने जो एम्बुलेंस उपलब्ध कराई थी उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण बोकारो ले जाने के दौरान बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी केंद्रीय अस्पताल ढोरी पर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर अस्पताल प्रबंधन ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। तो साहस ही नहीं ले पा रहा था, ऐसे कर रहा था। तुम सबको बोल रहे मेरा बाबू साहस नहीं ले पा रहा है, मेरा बाबू साहस नहीं ले पा रहा है। हम बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं मेरा बाबू साहस नहीं ले पा रहा है। ऑक्सीजन का टंकी में ऑक्सीजन था कि नहीं, साहस नहीं ले रहा। फिर अचानक बंद हो गया ऑक्सीजन। अचानक सांस लेना ही बंद हो गया, ऑक्सीजन बंद हो गया। ऑक्सीजन बंद हो गया। ऑक्सीजन रहने से ऑक्सीजन तो सांस तो लेबे कर। ये स्थिति है सीसीएल प्रबंधन की। मैंने अभी तुरंत एसडीओ साहब को मैंने इन्फॉर्मेशन कर दिया। उन्होंने भी कहा कि मानवता शर्मसार किया। मैंने डीएसपी साहब से बात की, उन्होंने भी कहा कि मानवता शर्मसार किया। मैंने जीएम से बात किया, उन्होंने कहा कि ये मानवता शर्मसार किया। डॉक्टर ने बाहर से देख लीजिए, एक ठेकेदारी के लिए पूरा बाहर से रंग रोगन हुआ है और अंदर सारा खोखला। सारा डॉक्टर्स निजी प्रैक्टिस में परेशान है और वो लोगों ने वहां भेजता है जहाँ पे उसको कमीशन मिलता है। अब देखिए, इस घटना के बाद सवाल का यह सवाल है कि एम्बुलेंस में क्यों उचित व्यवस्था नहीं थी। सवाल यह है कि बार बार जो लापरवाही हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है, और सवाल यह है कि मासूम बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो ये तस्वीर सामने आई। मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। मृत्युंजय, एक मां के सामने बच्चे की मौत हो जाना, इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई और कुछ कार्रवाई, कुछ जांच हुई है कि क्यों कमी ये रही? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कल बच्चा जब खेल रहा था तो उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और उसकी मां ने है जो सीसीएल ढोरी का जो अस्पताल है वहां भर्ती कराया। कई घंटे इलाज किया, लेकिन चिकित्सकों ने आखिरी समय पर कहा कि बच्चे की स्थिति खराब है, इसको हम लोग रेफर करेंगे। जब एम्बुलेंस में जब उस बच्चे को डाला गया तो कई बार एम्बुलेंस जो लोग हैं पैरामेडिकल के, उन्होंने गैस चेंज किया और सिलेंडर चेंज किया, लेकिन आखिरकार जब जिस सिलेंडर को देकर बच्चे को भेजा गया, क्योंकि उसकी मां कह रही है कि बच्चा तड़प रहा है और सांस नहीं ले पा रहा, तब उसको ऑक्सीजन उसमें लगाया गया। जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 0 हो गया। हम कह सकते हैं कि जो ढोरी अस्पताल से बोकारो जनरल अस्पताल आने के क्रम में तुक्कादी के पास बच्चे की जान चली जाती है। हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही है। सीसीएल बहुत बड़ा उपक्रम है और बैरमो अनुमंडल क्षेत्र में जो है वो अस्पताल महत्वपूर्ण रखता है सीसीएल के वर्कर, सीसीएल के अगल बगल के रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन जिस प्रकार से बार बार इस तरह से कुव्यवस्था का शिकार लोग हो रहे हैं, क्योंकि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। आखिर सीसीएल प्रबंधन क्या कर रही है? एक 9 साल के बच्चे की जान चल गई उसकी मां के सामने तड़पते हुए, तो इसके जिम्मेदार कौन है? हालांकि जो लोग हैं वो सुबह पहुंचे हैं अस्पताल के पास, प्रबंधन के भी लोग आए हैं। इनका कहना है कि गैस इसमें ऑक्सीजन था, लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच करते वो 0 क्यों दिख रहा है? तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस लापरवाही से इस बच्चे की जान चली गई। परिवार आज रोता बिलखता रहा है। माँ ये कहते हुए बोल रही है कि ऑक्सीजन के कारण मर गया, ऑक्सीजन की तरफ तड़पता रह गया। तो सवाल यह है कि आखिर जांच कर कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि यह अस्पताल की लापरवाही बराबर सामने आ रही है। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और बीजेपी नेता सीता सोरेन ने दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस बीच खबर है कि अस्पताल की बदहाली, डॉक्टरों की कमी और मरीजों की परेशानियों को देखकर सीता सोरेन भड़क उठी और अस्पताल अधीक्षक की जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी के बीच जनता बीमार हो रही है, जांच सुविधाओं की कमी है। स्वास्थ्य मंत्री को थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बेहाल है गर्मी के समय में, जनता गर्मी से इतनी तबीयत खराब हो रही है, डॉक्टरों की कमी है। इस जगह पर डॉक्टर भी नहीं रहना चाह रहे हैं, मतलब डॉक्टरों का भी समस्या है। तो आला कमान को तो इसको मंत्री पद से हटा देना चाहिए और दूसरे मंत्री को बनाना चाहिए, क्योंकि इनसे संभलेगा नहीं, ये ठेकेदारी कर रहे हैं। दुमका ही नहीं, अगर हम आज दुमका को देख रहे हैं तो बाकी जिला भी है। थोड़ा भी शर्म है तो रिजाइन दे देना चाहिए। देवघर सदर अस्पताल में सोमवार देर रात को एक महिला ने अस्पताल के 4थे माले पर चढ़कर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसको देखते ही परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई।
मामले की सूचना मिलते ही अस्पताल के उपाधीक्षक ने एसडीएम को सूचित किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मंगाया गया, जिससे सीढ़ियों से महिला को नीचे उतारा जा सके। कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित उतार लिया गया। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां दो ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है। एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल है, घायल का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। दूसरे ट्रक का चालक भी घायल हुआ है। दोनों ट्रक के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एक ट्रक सड़क के बीच में फंस गया। घटना के बाद आवागमन बाधित है। क्रेन की मदद से ट्रकों को हटाया गया है। बाईपास मुख्य सड़क का यह मामला सामने आया है। गुमला से बड़ी खबर, जहां कार और बाइक में टक्कर हुई है। बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। कार का बोनट क्षतिग्रस्त हो गया। बाइक सवार युवक घायल हो गया। पुलिस ने बाइक कार जब्त की है। टोटो मुख्य मार्ग का यह मामला सामने आया है। तो कार और बाइक के बीच की टक्कर, गुमला से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बाइक के परखच्चे उड़ गए। टोटो मुख्य मार्ग का यह मामला सामने आया है। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां प्रिंस खान पर पुलिस का शिकंजा कसा है। गिरोह के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मंजूर उर्फ सोनू की गिरफ्तारी हुई है। 2 पिस्टल और गोलियां भी जब्त की गई है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गायढेरा में यह आरोपी रहता था, जिसकी गिरफ्तारी की गई है। तो गिरोह के साथ इसकी गिरफ्तारी की गई है। साथ ही मंजूर उर्फ सोनू की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि 2 पिस्टल और गोलियां भी इसके पास से जब्त की गई हैं। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गायढेरा में आरोपी रहता था। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, ये शिकंजा कसा है और सोनू की गिरफ्तारी हुई है, क्या अपडेट है? फिलहाल तो जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई है उसे जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि उसे रिमांड में लेकर जो है तो पूछताछ की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से धनबाद पुलिस जो है लगातार जो है प्रिंस खान के गिरोह पर शिकंजा कस रही है, वो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि हाल ही में उसके सबसे बड़े जो सहयोगी थे सेफ्टी, उसे गिरफ्तार किया गया था और उसे जब रिमांड में लेकर पूछताछ की गई थी तो कई अहम खुलासे हुए थे और उन्हीं खुलासों के बाद ये गिरफ्तारियां हुई। इस मंसूर के अलावा भी कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ये बेहद खास है क्योंकि इसके द्वारा रंगदारी के जो पैसे थे उसे जमीन में निवेश किया जाता था। जो बताया भी जा रहा है कि धनबाद और बंगाल में कई स्थानों पर भारी संख्या में जो है सो जमीन की खरीद बिक्री की है। अब ऐसे में पुलिस जो है इसे फिर से रिमांड में लेगी और उससे फिर पता लगाएगी कि धनबाद और पश्चिम बंगाल में किन किन इलाकों में जमीन की खरीदा गया है और उसके बाद पुलिस सोच सकती है कि उसे फिर अटैच करने का काम करेगी। साथ ही साथ छापेमारी में 2 हथियार और गोलियां भी बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है और प्रिंस खान का जो गिरोह है उसे लोकल में जहाँ भी है उसे ध्वस्त करने में पुलिस लग गई है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए संजय। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां चाईबासा कोऑपरेटिव बैंक में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। मुआवजा और पेंशन राशि के अवैध निकासी पर मामला दर्ज किया गया है। 2 मामलों में कोर्ट के आदेश पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कैशियर और अन्य बैंक कर्मियों पर भी मिलीभगत का आरोप लगा है। रांची से बड़ी खबर, जहां महिला कैदी मामले में झालसा ने संज्ञान लिया है। पीड़ित महिला को लीगल एड देने की निर्देश दिए गए हैं। झालसा ने डालसा को निर्देश दिया है। डालसा ने जांच कर रिपोर्ट सौंप दी है। झालसा की सचिव नेतृत्व कर रही हैं। जांच के दौरान किसी भी वार्ड में शिकायत पेटी नहीं मिली। जेल अधीक्षक को 2 दिनों के अंदर शिकायत पेटी लगवाने का निर्देश भी है। टीम ने पीड़ित महिला, जेल, पीएलवी, डॉक्टर का बयान लिया है। सभी वार्डों का निरीक्षण कर गहन जांच की गई है। जांच के बाद डालसा की टीम ने विस्तृत रिपोर्ट झालसा को भेजी है। इस मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है, वहीं बीजेपी ने पूरे जेल व्यवस्था पर सवाल उठाए। तो देखिए, मामले पर अब झालसा ने संज्ञान लिया है। पीड़ित को लीगल एड देने का निर्देश भी है। इसके साथ साथ रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। तो रांची से खबर और ये पूरी रिपोर्ट भी आप देख रहे हैं, जहां डालसा ने पूरी जांच की और झालसा को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। बता दें कि झालसा की सचिव इसका नेतृत्व कर रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सियासत भी तेज देखने को मिल रही है। जेएमएम ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है, वहीं बीजेपी ने पूरे जेल व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए हैं कि आखिर एक कैसी
लापरवाहियां हो रही है, कैसी गड़बड़ी हो रही है, और पीड़ित को फिलहाल लीगल एड देने का निर्देश भी दिया गया है। थोड़ी भी संलिप्तता किसी भी तरह के भ्रष्टाचार या अनैतिक आचरण में वहाँ के पदाधिकारियों, जेल पदाधिकारियों की अगर होगी तो त्वरित कार्रवाई होगी। हम देख के चुप रहने वाले लोग नहीं हैं और बहुत पैनी नज़र है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक एडीएम स्तर के पदाधिकारी को जांच का जिम्मा दिया गया है और जांच 1 से 2 दिनों में आएगी, तत्पश्चात कार्रवाई होगी। इसकी गहन जांच की आवश्यकता है। क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जो सरकारी सीआईडी वगैरह वगैरह है, इनसे ये जांच प्रभावित होगी, तो इसकी कोई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वैसे अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई भी होनी चाहिए। अन्यथा जेटेट को लेकर झारखंड में बवाल मचा हुआ है। नई भाषा नीति पर सरकार घिरती नजर आ रही है। कहीं छात्रों का विरोध, कहीं संगठनों का प्रदर्शन, और अब मंत्री समूह की बैठक के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया है। सवाल है कि आखिर जेटेट भाषा विवाद का अंत कब होगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भाषा पर फंसा जेटीईटी का गणित, पहली बैठक बेनतीजा, अगली बैठक पर नजर। स्थानीय वर्सेस बाहरी भाषा की लड़ाई कब होगी खत्म? अगली बैठक में समाधान या फिर नया विवाद? बड़ा सवाल, राजनीतिक दबाव में टल रहा फैसला। छात्रों का भविष्य आखिर कब तक अधर में रहेगा? भोजपुरी, मगही, अंगिका को कब मिलेगी जगह? जेटीईटी में नई भाषाओं को शामिल करने को लेकर सरकार लगातार दबाव में है। भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर अलग अलग संगठनों की मांग तेज है। वहीं कई आदिवासी और क्षेत्रीय संगठन सिर्फ झारखंडी भाषाओं को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। मंत्री समूह की पहली बैठक में लंबी चर्चा तो हुई, लेकिन किसी भी भाषा को लेकर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद अधिकारियों को जिलावार भाषा उपयोग और पुराने रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 5 सदस्यीय मंत्रीगणों की बैठक, कमेटी की आज पहली बैठक हुई। बैठक में कुछ प्रश्नावली दिए गए थे स्कूली विभाग के सचिव को। वो दस्तावेज, वो उत्तर, जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चनायर थे, उसका उत्तर अप्राप्त रहा और डाटा उपलब्ध कराएं। और बैठक रखी गई है फ्राइडे को, यानी कि 22 तारीख को। अब सरकार की नजर अगली बैठक पर है, जहां नई भाषा सूची को लेकर फैसला हो सकता है। लेकिन इस बीच अभ्यर्थियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाषा विवाद के कारण पहले भी जेटीईटी प्रक्रिया प्रभावित हो चुकी है। तथ्य हैं और जिन चीज़ों पर इसको सुधारना है, करना है, उसको लेकर के विभाग को कुछ निर्देश दिया गया है। सूत्रों के अनुसार कमेटी चाहती है कि उसका निर्णय जल्द कैबिनेट में भेजा जाए और उस पर मुहर लग सके। संभावना जताई जा रही है कि कमेटी की अगली बैठक शुक्रवार या शनिवार को आयोजित की जाएगी, जिसमें इस मुद्दे पर आगे की दिशा तय की जाएगी। और पहली बैठक में कई तथ्यों, कई साक्ष्यों के आधार पर आगे निर्णय लेना है। अभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तथ्यों और साक्ष्यों को जुटान करें, तत्पश्चात उस पर निर्णय किया जाएगा। ये तो समय ही बताएगा कि ये विवाद कब खत्म होगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नई भाषाओं पर फैसला लेने में इतनी देरी क्यों? क्या राजनीतिक दबाव में उलझ गया है पूरा मामला? क्या छात्रों का भविष्य फिर अधर में लटक सकता है? और क्या अगली बैठक में समाधान निकलेगा या फिर बढ़ेगा नया विवाद? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सरायकेला से बड़ी खबर, जहां चांडिल में फिर से हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। हाथियों ने गांव में उत्पात मचाया है। हाथी ने 5 घरों को तोड़कर बर्बाद किया है। लोगों ने पक्के मकान में छिपकर जान बचाई। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। हाथी को भगाने की कोशिश जारी है। चांडिल थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है।
बात करते हैं कोल्हान में इंसान और हाथियों के बीच बढ़ते संघर्ष की, जो अब गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। आए दिन हाथियों के गांव में प्रवेश करने से जहां लोगों की जान जा रही है, वहीं कई हाथियों की भी मौत हो रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए अब वन विभाग हाईटेक तकनीक का सहारा लेने जा रहा है। एआई कैमरा से लेकर थर्मल ड्रोन तक के इस्तेमाल की तैयारी है, ताकि इंसान और हाथियों के बीच टकराव को रोका जा सके। थमेगा हाथी और इंसान का टकराव। अब एआई से ड्रोन हाथियों की मॉनिटरिंग। प्लान तैयार, अब नहीं जाएगी किसी की जान। कोल्हान में लगातार हाथी और लोगों के बीच टकराव हो रहा है, जिसमें हाथी और लोग दोनों की मौतें हो रही हैं, जो कि गांव में रहने वाले लोगों के साथ साथ वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। हालांकि वन विभाग एक बड़ी योजना तैयार कर रहा है, जिससे हाथी और लोगों की जान बचाई जा सके। जहां एक तरफ हाथी खाना और पानी की तलाश में गांव में घुसकर लोगों की जान ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए गांव के चारों तरफ बिजली के तार और बड़े बड़े गड्ढे कर रहे हैं, जिससे हाथियों की मौत हो रही है, जो वन विभाग के लिए एक गंभीर चुनौती बनते जा रही है। ऐसे में अब वन विभाग ने हाथियों और इंसान के बीच संघर्ष को कम करने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। पिछले 1 साल के दौरान हाथियों के आवागमन के रूट को ट्रैक किया गया है। वन विभाग अब इन रूटों पर हाथियों के लिए भोजन और पानी की समुचित व्यवस्था करेगा, ताकि हाथी गाँव की ओर रुख न करें। एआई बेस्ड कैमरा हम लोग लगा रहे हैं, ताकि यदि हाथी कहीं किसी क्षेत्र में आ रहा हो तो पहले से लोगों को सूचना मिल जाए और लोग वहां पे अलर्ट हो जाए। इसके साथ ही पूरे कॉरिडोर में एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे, जो रात के अंधेरे में भी हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इन कैमरों को अलार्म सिस्टम से भी जोड़ा जाएगा, जिससे हाथियों की मौजूदगी की जानकारी आसपास के गांव तक पहुंच सके। इतना ही नहीं, वन विभाग रात के समय थर्मल ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगा। ये ड्रोन अंधेरे में भी हाथियों की लोकेशन ट्रैक करने में सक्षम होंगे। वन विभाग का मानना है कि आधुनिक तकनीक की मदद से हाथियों की लगातार निगरानी संभव हो सकेगी और उन्हें सुरक्षित दिशा में भी मोड़ने में मदद मिलेगी। इसमें गाँव में हाथियों के प्रवेश की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। जो हाथी का पर्यावास क्षेत्र है, जहाँ हाथी रहता है, तो वहाँ पे भोजन और पानी की समुचित व्यवस्था हो। और दूसरा, जिसे आप लोग कॉरिडोर कहते हैं, तो कॉरिडोर में भी आवागमन होता है तो काफी बाधित हो रहा है। जैसे कि लीनियर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हाईवेज, रेलवेज, तो कॉरिडोर को कैसे संरक्षित किया जाए। पिछले 1 साल में काफी मेहनत से हम लोग कॉरिडोर कंजर्वेशन प्लान बनाया है। अब उसे धरातल पर उतारने की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल कोल्हान में बढ़ते मानव हाथी संघर्ष के बीच वन विभाग की ये नई पहल कितनी कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि तकनीक के सहारे अब इंसान और वाणिज्यों के बीच संतुलन बनाने की बड़ी कोशिश शुरू हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द